हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कैडर। और सबसे पहले अंकुश जी, गुरप्रीत जी, रमनप्रीत जी, अंकुश जी सबसे पहले आते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। सबको गुड इवनिंग, ठीक है। वेलकम टू द क्लास। सिपिका जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं बता दूं कि जैसे ये बैच है, क्योंकि ये टॉपिक सेम है, कॉमन टॉपिक है दोनों में ही, तो ये क्लास दोनों बैचेस के लिए, ठीक है। सुखवीर जी गुड इवनिंग। तो आज के क्लास का ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि मिल्टन को एक क्लास में ख़त्म हम नहीं कर सकते। शेक्सपियर की तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल्टन ने लिखी हैं, प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। सुनीता जी, सुरिंदर जी, नितेश जी, अरसलान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, नहीं, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियंस, ठीक है। आप देख रहे हैं, वेलकम वेलकम टू आवर कंट्री। यादलीन जी, हरप्रीत जी, वेलकम टू द क्लास। तो आज ये पार्ट 1 होगा, जो आज रह जाएगा वो कल कंटिन्यू होगा, फिर MCQs होंगे, ठीक है। कुदरत जी गुड इवनिंग, ठीक है। ये तो बात हुई कि आज ये जॉन मिल्टन की फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे लोगों ने जॉन मिल्टन पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में। मनवीर जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम नहीं पढ़ते, मतलब ग्रेजुएशन में, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं हमारे साथ, मास्टर्स में भी जब पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली ना किसी भी राइटर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से जो क्राइटेरिया होता है, हर एक चीज़ हमें नहीं पढ़ाई जाती अनटिल एंड अनलेस हम बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, या हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है उस राइटर को जानने की, उसके कंटेम्प्रेरीज को जानने की बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन एवलास जी गुड इवनिंग, लेकिन जब हम कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो हम ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे नहीं भी पढ़ते ना, वो और भी जो टेक्स्ट होते हैं उसके लिखे हुए वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम वो सब चीज़ें करेंगे, और एज यूजुअल मैं पूछूंगी और आप, अगर वो चीज़ आपको आती होगी तो आप भी जवाब देंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी है टाइमलाइन 1608 से लेके 1674 तक, ठीक है। ये पर्सन जो है ये अवेलेबल थे, यानी कि एज अ पोएट, एज अ राइटर, ये इस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि हम एलिजाबेथन पीरियड को पढ़ चुके हैं, जैकोबियन पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस डली हुई है ना, जिन्होंने विजिट करी है प्लीज़ कर लेना, नहीं की तो मैं कह रही हूँ कि फिर एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं, एवलास जी का ही लास्ट मैसेज आया ना। मिल्टन के बारे में ये कहा जाता है कि मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। लेकिन इनका जो बर्थ था वो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन लंदन, ठीक है। बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सा राइटर कहाँ से बिलोंग करता था। जैसे मुझे अभी टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, मास्टर कैडर इंग्लिश क्लासेस करके आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ ज्वाइन कर लो, जो भी रीसेंट अपडेट्स होंगी मैम भी डाल देती हैं या मैं भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। दूसरी बात, अभी उसी ग्रुप पे किसी ने पूछा था कल, आई गेस जगदीप जी थे, अभी तक तो वो आए नहीं हैं। दीपिका जी वेलकम टू द क्लास। तो उन्होंने पूछा था जेम्स जॉयस के बारे में कि कोई राइटर का जो नेशनैलिटी है, बाई नेशनैलिटी जो सिटीजनशिप है वो कहीं और की है, और डेथ उसकी कहीं और हुई है, और काम उसने कहीं और किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें हमें सारी की सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मिल्टन जो है वो इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड से इनका अभी तक कुछ लेना देना नहीं था। बाय बर्थ ही वॉज लंडन, ही वॉज बॉर्न इन लंडन, ठीक है। अब 1608 से लेके 1674 जो ये इनका टाइमलाइन है, ठीक है, इस टाइमलाइन में एलिजाबेथ भी थी, अगर आपको याद हो तो, इससे पहले थी बल्कि, ठीक है। एलिजाबेथ जो क्वीन थी, क्वीन नंबर 1, क्वीन एलिजाबेथ 1 की बात कर रही हूँ मैं। रचना जी हेलो, ये सबसे पहले, हाँ जी रेनू जी वेलकम टू द क्लास, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ 1 भी मिलती है, प्लस इस टाइम के आसपास अगर आपको याद हो तो 1603 से लेके 1625 तक हमें जेम्स 1 मिलते हैं, ठीक है। इनकी वाली एज को ये एलिजाबेथन का ही बनाया गया था 1550 से लेकर 1603 तक, क्योंकि यहाँ एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, फिर ये आए थे जेम्स 1। इसके बाद
1625 से लेके 1660 तक प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज है। जिन्हें नहीं पता वो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, पिछले लेक्चर को देख लेना। मिल्टन के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज, नीलम जी वेलकम टू द क्लास, पॉलिमिसिस्ट। अब मुझे ये बताओ क्या किसी ने ये वर्ड अभी तक पढ़ा है? कमेंट करके बताओ अगर पढ़ा है तो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। से यस यस यस, एक ही लेटर लिख के भेजो वाई, सिर्फ पढ़ा है तो वाई लिख के भेजो, नहीं पढ़ा तो एन लिख के भेजो। 1603 में नी डेथ हुई थी मैम एलिजाबेथ की, कब हुई थी? एलिजाबेथ लास्ट ट्यूडर मोनार्क थी, 1603 में हुई थी रमनप्रीत जी, ठीक है। 1603 में एलिजाबेथ ट्यूडर मोनार्क थी, लास्ट थी, उनकी डेथ होने के बाद ही तो जेम्स वन आए थे। पॉलिमिसिस्ट का मतलब नहीं पता, बहुत सारे लोग कह रहे हो, अंकुश जी कह रहे हैं नहीं पता, एवलास कह रही है नहीं पता, रेनू कह रही है पता है, ठीक है, रमनप्रीत जी कह रही है पढ़ा है मैम, अच्छा, मनबीर जी कह रहे हैं नो, नीलम जी कह रही है नो, ठीक है। रमनप्रीत जी एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। दीपिका जी कह रही हैं नो, ठीक है। पॉलिमिसिस्ट का मतलब होता है समवन हु एंगेज्ड इन ए कंट्रोवर्शियल डिबेट। इसको प्लीज लिख लेना, ये मीनिंग है इसका, कोई ऐसा जो कि कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्टन मैरिड थ्राइस, मिल्टन ने अपने टाइम में 3 बार शादियां की थी। दूसरी बात उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस, ठीक है। गुरप्रीत जी कह रही है नो, सुखवीर जी कह रहे हैं नो, ठीक है, रेनू जी ने पढ़ा है, ठीक है। देखो पहली बात, उन दिनों कोई रिच पर्सनालिटी होती थी ना, वो तो सेपरेट हो सकता था अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, लेकिन वेमेन को वो राइट नहीं था, पहली बात। तो जो कंट्रोवर्शियल इशू था डिवोर्स, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ही मैरिड थ्राइस, किसी भी पोएट के लिए उन दिनों जब ये एलिजाबेथ को फॉलो कर रहे थे, मतलब एलिजाबेथ तो चली गई थी ना, जेम्स वन आ गए थे, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी लंदन में, तो इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी अपनी पर्सनल इमेज के लिए एज अ पोएट ये बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि मेंटालिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि इम्पैक्ट करती हैं लोगों की। तो एज अ रीडर अगर आप एक ऐसे पोएट को पढ़ रहे हैं जो कि ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वाइफ से सेपरेट हो चुका है, सेकंड से हो चुका है, थर्ड से हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा उसकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क होता था, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इनसे जुड़ी रहती थी। प्लस 1649 में इन्होंने एक पॉलिटिकल टेंचर लिखा था, ये इनका फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क था, द किंग्स एंड द मजिस्ट्रेट, द टेंचर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी। 1649 में जब चार्ल्स वन को बिहेड किया गया था, ठीक है, चार्ल्स वन को जब बिहेड किया गया था, तो ऐसा माना जाता है कि मिल्टन वॉज हिज सपोर्टर, ऐसा माना जाता है कि ये चार्ल्स वन को फेवर करते थे, ठीक है। तो पॉलिमिसिस्ट किसको कहा जाता है? पॉलिमिसिस्ट वो इंसान जिसकी पूरी की पूरी लाइफ कभी किस कंट्रोवर्सी में है, वहां से बाहर निकलता है तो फिर कंट्रोवर्सी में आ जाता है। रजनी कौर कह रही है जेम्स वन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1603 में जो थे, ये इस टाइम की बात हो रही है ना, 1603 से लेकर 1625 तक, ठीक है। इसके बाद जो है जैकोबियन एज बेसिकली खत्म हो जाती है, जेम्स वन की एज खत्म हो जाती है। इसके बाद कौन आते हैं? 1641 में सिविल वॉर होता है, ठीक है, 1642 से लेके 51 तक। उसके बाद 1653 में ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हाउ मेनी प्लेस बाय शेक्सपियर? 37, ठीक है। खुशी कह रहे हैं गिव्स आर्ग्यूमेंट, हाँ। पॉलेमिसिस्ट का मतलब वही होता है। डिबेट कंट्रोवर्सी कब होगी? डिबेट आप न्यूज़ में देखते हो ना, डिबेट में क्या होता है, एक टैगलाइन को, एक स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल जो होते हैं उनको क्या करते हैं लोग? क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना। एवलाज ड्यूलेट 37 है भाई, उसमें भी बताया था शेक्सपियर में, ठीक है। कम टू मिल्टन। अब मिल्टन की बात करते हैं। देखो मिल्टन को उनके कॉलेज डेज में द लेडी ऑफ क्राइट्स कहा जाता था, ये पूछ लेता है। द लेडी ऑफ क्राइट्स ये कॉलेज डेज में कहा जाता।
ठीक है, अब ये क्यों कहा जाता था ये भी समझो। एरियोपेजिटिका इज द एग्जाम्पल। हाँ जी रेनू जी। एवलाज जी यूट्यूबर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। सम विल से दैट ही हैज रिटन मोर देन 40 प्लेज। अरे लिखे हैं, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है, लिखे हैं उन्होंने नो डाउट, लेकिन उसका पब्लिशिंग ईयर तो कुछ पता चलेगा। फ्लेचर के साथ उन्होंने जो लिखा, मार्लो के साथ उन्होंने जो लिखा, जो कोलैबोरेटिव वर्क था, हमें उसकी एग्जिस्टेंस मिली ना, चाहे 4 साल बाद मिली, तभी तो 1623 में भी उसके पोर्टफोलियो आए, 1685 में भी आया, 1632 में भी आया, एक उससे पहले भी आया शायद, ठीक है। 4 पोर्टफोलियोज आए हैं, 1683 के आसपास लास्ट आया है। ये मैंने शेक्सपियर वाली में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। हाँ जी विंग ट्यूटर्स जी आप सही कह रहे हो, ड्यू टू हिज हेयर एंड ओवल फेयर कॉम्प्लेक्शन, लेडी ऑफ लाइट और क्राइस्ट। हाँ जी जगदीप जी मैं डिस्कस कर रही हूँ वही। देखो क्राइस्ट की अगर आपने क्रूसिफिकेशन की इमेज कभी देखी हो, कहीं आप कभी चर्च में गए हो, क्योंकि अगर आप नहीं भी उस रिलीजन को फॉलो करते तो कई बार ऐसे टेक्स्ट हम पढ़ते हैं जिनमें पिक्चर दी जाती है, ठीक है, पेंटिंग्स में होते हैं। तो क्राइस्ट को जब आप देखेंगे तो क्राइस्ट वॉज द टॉर्च बियरर फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। ही हिमसेल्फ वॉज द सन ऑफ गॉड, कि खुद सन थे वो गॉड के। नो रमनप्रीत जी, अगर मैंने कंटेम्प्रेरी ऑफ एलिजाबेथ कहा है तो सॉरी, अगर मैंने ये वर्ड यूज किया है तो बेसिकली मेरा मतलब ये था कि क्वीन एलिजाबेथ वन के रीन में वो काम करते थे जो पोएट हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इन द सेंस वो निकल गया होगा कमेंट्स के उसमें, अदरवाइज कंटेम्प्रेरी नहीं थे, ठीक है। 1603 में एलिजाबेथ चली गई थी, ये तो 1608 में ही खुद आए हैं, लेकिन ये जेम्स वन के साथ थे, मतलब जेम्स वन के टाइम में ये थे, और 21 ईयर्स में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। जब जेम्स वन चले गए थे उसके बाद जो रूलर आए थे, ठीक है। अमनदीप कह रही है क्राइस्ट, हाँ। अब ये क्यों कहा जाता था ये समझ लो, जैसा कि कहा लोगों ने कि ये जो है ये लाइट को सिंबॉलिक करते थे। दरअसल ये टॉर्च बियरर नहीं थे, ये इनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, बिकॉज इनका बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन था, प्लस इनके जो हेयर्स थे उनकी वजह से, ठीक है। इनको कॉलेज में टीज किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। चलो ये तो हो गया इनका टाइटल, कि इनको पूछ लेता है कि हु इज पॉपुलरली नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट। इज भी पूछेगा क्योंकि हम तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो कौन कहा जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन दे देगा, जॉन डन दे देगा, मिल्टन दे देगा, बाकी 2 भी दे सकता है, कंटेम्प्ररी भी दे सकता है, ठीक है। जिस टाइम से ये बिलोंग करते हैं 1608 से लेके 1674, इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। अगर आप बाकी टर्म्स पे देखें तो बाकी जो एज है वो 1700 ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है, इससे पहले की जो एज आती है ना वो 1660 पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये मुझे बता देना अगर किसी को क्लियर ना हो तो। देखो 1625 से लेके 1660 तक ये रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। रेस्टोरेशन जो पीरियड है ये वाला, यहाँ अगस्टन एज आ जाती है, जिसे हम नियो क्लासिकल भी कहते हैं। अगस्टन एज ये वाली 1700 से लेके 1789 तक, प्लस इसे नियो क्लासिसिज्म या नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं, जिसमें हमारे ड्राइडन पोप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना। बीच के 40 ईयर्स को हम स्पेसिफिकली, अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे पढ़ोगे, चाहे अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड जो इंट्रोडक्शन होते हैं उनमें पढ़ोगे, इन 40 ईयर्स का यानी कि 1661 से लेकर 1700 तक कोई भी पर्टिकुलर नाम आपको नहीं दिया जाता। काफ़ी क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ये जो रिफॉर्मेशन यहाँ हुई थी ना पर्टिकुलरली, तो रीस्टोर तो 1660 में हो गया था, लेकिन इसे टिल 1700 तक उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फॉलो किया गया, ठीक है। हाँ जी गुरप्रीत जी, मैंने अभी यही कहा कि पोप इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि एज ऑफ पोप भी कहते हैं, जो ये 1700 की एज है ना, सही कह रहे हो आप, ठीक है। यादलीन जी कह रहे हैं प्यूरिटनिज्म, हाँ जी उस पर भी आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ, ठीक है। बहुत बार ये पूछ लेता है मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन, कैथलिक और एंग्लिकन। देखो अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाए तो ही वॉज प्योरिटन। 1642 से लेकर 1651 तक इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में।
1653 में ओलिवर क्रॉमवेल को बना दिया गया था, बिकॉज वो क्या थे, वो प्यूरिटन थे, ठीक है। प्यूरिटन और पार्लियामेंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें ऐसा मतलब डिक्लेयर किया गया था कि प्यूरिटन्स हार गए, पार्लियामेंट्रीज जीत गए, लेकिन प्रूव कर रहे थे वो साइड बाय साइड अपने आप को। हुआ क्या कि जो पार्लियामेंट्रीज थे 1653 में ओलिवर क्रॉमवेल जो कि एक प्यूरिटन लीडर थे, उन्होंने प्यूरिटानिज्म को सपोर्ट किया था, ठीक है, जो कि ये मैंने डिस्कस किया हुआ है प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज में, आप उसको देख लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां से समझ आ जाएगा। तो प्यूरिटन का ये था कि जब पार्लियामेंट्रीज ने बिहेड कर दिया ना 1649 में चार्ल्स वन को, मतलब किया तो जिस किसी ने भी था, मतलब 1649 में चार्ल्स वन के पीछे पड़ गए थे। तो एक टाइम तो ये था कि 1649 में वो भाग गए थे, लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो ही वॉज बी हेडेड। मिल्टन उसके बी हेड होने से खुश नहीं थे, बिकॉज मिल्टन पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। हाँ जी अमनदीप जी, ये भी मैं क्लियर कर रही हूँ अभी, ठीक है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे तो मिल्टन का जो प्रॉपर रिलीजन है, ठीक है, इनके जो रिलीजियन वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ है ना, आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। चाहे आप एरियोपैजिटिका को देखें, एलिगेरो को देखें, और बाकी जितने भी उसने वर्क लिखे हैं ना, कॉमोस जो पोएम है उसकी, ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटली, मतलब 3 साल बाद 4 साल बाद जब उन्होंने लिखना शुरू करा ना, अपने लिखते तो 21 ईयर्स से ही थे, मतलब 21 साल की एज से वो लिख रहे थे, ठीक है, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी पॉलिटिकल पावर को प्रूव करने के लिए, जब वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं, कंट्रोवर्शियल पोएट हैं, मतलब 1649 में चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे। जो ऑपोजिशन पार्टी में लोग थे तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे ना, जैसे मार्लो के पीछे पड़ गए थे। गुरप्रीत जी क्लियर कर रही हूं, देखो मिल्टन एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो अपनी फिक्स फ्लक्चुएशंस थी उसकी, मतलब 5 साल एक रिलीजन में, या आप ये कह सकते हो जैसे जैसे ईयर में लीडर बदले ना, वो अपने रिलीजन को चेंज करता रहता था, क्योंकि उस टाइम लंदन में और इंग्लैंड में क्या चलता था कि जो पॉलिटिकल टर्म्स पे रूल करेगा आपको उसका साथ देना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने डन की क्लास में ये डिस्कस किया था कि डन को डिग्री नहीं मिली थी, क्योंकि वो जो उस टाइम फेवर में थे लोग उनको फेवर नहीं करते थे। तो जो ओथ ऑफ सुप्रीमेसी थी वो ये कहती थी कि चर्च सबसे ऊपर है, और उस चर्च की जो लीडर है, जो गवर्नर है, वो एलिजाबेथ हैं, ठीक है। तो सेम ये उस टाइम में मैंने कहा था कि जो पॉलिटिक्स में है अगर आप उसको सपोर्ट करोगे तभी आपको इस पर्सपेक्टिव से जॉब मिलती थी, आइडिया ऑफ मनी मेकिंग, ठीक है। इसको 1-2 बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्यूरिटन है वैसे ये। नेक्स्ट, हाँ जी एवलास जी, लाइक ड्राइडन ही नहीं, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इसमें पोप भी आते हैं, वैसे पोप भी आते हैं, और 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे लोग आते हैं। रमनप्रीत कह रही है ओथ ऑफ सुप्रीमेसी, हाँ जी 1559 में आई थी, ठीक है। अब जब ये प्यूरिटन्स थे तो क्या सपोर्ट करते थे, देखो इनकी स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज होती थी, अपोज करते थे ये एलिजाबेथ के बनाए हुए रूल्स को, जो कि 1562 में बनाया गया था और 1559 में बनाया गया था। एक्ट ऑफ कंपल्सरी अटेंडेंस बनाया गया था 1552 में, कि चर्च में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्यूरिटन्स स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे, प्लस रिलीजियस टर्म्स पे अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया जो भी रिलीजियस टेक्स्ट ये पढ़ते थे, इन चीज़ों पे बड़ा ध्यान देते थे कि हमें मॉरल चीज़ें करनी है, राइट चीज़ें करनी है, यानी कि जो करेक्ट हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट बाइबल वैल्यूज फॉलोअर, हाँ जी रेनू जी, जो भी टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका सिद्धांत उसको फॉलो करेंगे, मॉरल वैल्यूज को। बाइबल में भी बहुत सारी चीज़ें ये कही गई हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, जैसे बेसिकली जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
शिल्पा जी गुड इवनिंग। 6 ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और देखो एक है, अब बात करते हैं इनकी ड्यूरिंग 1649। ठीक है, वर्क की बात हो रही है, सबसे पहले वर्क को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। शिल्पा जी का ही लास्ट आया ना कमेंट। अब बात करती हूँ मैं इसके वर्क की। सारे वर्क आज नहीं हो पाएंगे, इसलिए पार्ट 2 में जाएगा। ठीक है, इसलिए पार्ट 2 में जाएगा। अब फर्स्ट जो वर्क है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो 1649 में चार्ल्स वन के बीहेड पे लिखा था। मतलब जब चार्ल्स वन वॉज एग्जीक्यूटेड तब इन्होंने एक चीज लिखी थी अपने वर्क में। क्या था वो? द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क था इनका, फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क मिल्टन का। मनिंदर जी सत श्री अकाल, संजू जी गुड इवनिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। अगर सिंपलर वर्ड्स में इसको बोलूं तो इसका मतलब ये था कि जो लोग किंग या मजिस्ट्रेट, मतलब जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, रूल्स उसी के चलते हैं। और ये पैटर्न हम अभी भी फॉलो करते हैं। ठीक है, रेनू जी कह रहे हैं टेन्योर ऑफ किंग्स। अमनदीप जी ठीक है, रेनू जी कह रहे हैं टेन्योर ऑफ किंग। हाँ जी वही बताया मैंने। ठीक है, अगर इसका पब्लिशिंग ईयर पता है तो बता दो, नहीं तो चलो कल भी डिस्कस कर लेंगे, वो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान रखना, मिल्टन की एज को ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 3 तरीके के पोएट देखे। मतलब मिल्टन की जो एज है 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स देखे थे इन्होंने। फर्स्ट मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन, रिचर्ड क्रॉशा, एंड्रू मार्वल। खुशी जी पब्लिशिंग ईयर, हाँ जी 1649। खुशी जी दरअसल क्या है कि अगर 1649 में वो एग्जीक्यूशन चार्ल्स का हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके बाद ही लिखे होंगे, है ना। रमनप्रीत जी ने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट है कैवेलियर पोएट्स। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार पूछ लेता है कैवेलियर पोएट्स स्टैंड्स फॉर, मतलब ऑप्शन दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि ये क्या थे। बेसिकली ये क्या थे? दीज पीपल वर सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स वन। चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस टाइम से पहले थे। अगर मिल्टन होता इसके टाइम पे तो मिल्टन को भी कैवेलियर पोएट में से माना जाता। लेकिन दिक्कत इस बात की है, हाँ जी अमनदीप जी, सनमीत कौर जी कह रही है बियॉन्ड फिजिक्स, हाँ जी। अब दिक्कत इस बात की है कि अगर मिल्टन 1608 में आए थे तो इनके जो साथ के राइटर्स थे, मतलब ये तो उस टाइम बच्चे ही थे ना, तो बहुत सारे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड राइटर होंगे उस टाइम, जो कैवेलियर पोएट्स भी होंगे, मेटाफिजिकल पोएट्स भी होंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आप मार्लो की टाइमलाइन देखें तो वो तो 29 साल ही रहे। शेक्सपियर को देखें तो शेक्सपियर तो अच्छे से थे, मतलब 52 ईयर्स वो जी कर गए। ठीक है, यादलीन जी कह रहे हैं कोर्ट पोएट्स थर्ड वाले बता दो अगर मुझे पता है तो, आपको पता है तो, मुझे तो पता ही है। खैर देखो, थर्ड जो थे वो दरअसल प्यूरिटन थे। ठीक है, प्यूरिटन पोएट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्टन, और मिल्टन के कंटेम्पररी बता दो अगर एक आधा पता है तो। कोर्ट पोएट्स तो नहीं, वो तो स्पेंसर पे खत्म हो जाते हैं। कोर्ट पोएट का मतलब होता है यादलीन जी कि वो कोई भी शख्स जो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है, एक जाना माना नाम है। मिल्टन जाना माना नाम नहीं थे, उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। रीज़न ये था कि वो अपने आप को स्टैब्लिश जब कर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके रिलीजन पे क्वेश्चन करते थे। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें रिलीजन बहुत मैटर करता था। ठीक है, अगर कोई प्रोटेस्टेंट है और उस टाइम कैथोलिक
पावर में है, यानी कि जो कैथोलिक रिलीजन था, अगर कैथोलिक है तो वो कोई भी प्रोटेस्टेंट जॉब नहीं पा सकता था। ठीक है, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन। हाँ जी, हाँ जी, अमन जी सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हुई इसके टाइम में कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या सीन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सेकंड वर्क है ये, फर्स्ट पॉलिटिकल टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट था। अब नेक्स्ट देखो, लाइसिडस, एन एलिजी प्लस पास्टोरल पोएम, पोम बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है, लाइसिडस, ईयर बता दो। 1630, एक डिजिट छोड़ दिया, ये बता दो जल्दी से। कुदरत जी कह रही हैं ड्राइडन, रेनू जी कह रहे हैं बेन जॉनसन, सुखवीर जी ने दोनों कहा है, बेन जॉनसन एंड जॉन ड्राइडन। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हो आप। ईयर बता दो अब मुझे, सुखवीर जी, खुशी जी। सुखवीर जी ने कहा है 1638, खुशी जी, नीलम जी, कुदरत जी ने कहा है 1637। देखो, किसी भी टेक्स्ट का पब्लिशिंग ईयर माना जाता है, इसका ईयर था 1638। ठीक है, जिस किसी, याद लीजिए 1635 नहीं है। ठीक है, पूछने का यही रीज़न होता है कि एटलीस्ट, मनिंदर जी कह रहे हैं 37, नहीं जी नहीं, 1638 है। ठीक है, अब करेक्ट कर लेना अगर नहीं पता तो। हरप्रीत जी कह रहे हैं 37, नहीं 1638 है। ठीक है, 1638 में एलिजी उन्होंने लिखी थी, हरप्रीत जी भी कह रहे हैं 1637, एवलास जी कह रहे हैं 38। हाँ जी, करेक्ट आंसर है 1638। पास्टोरल पोम थी, किसके लिए लिखी थी? डेडिकेट की थी अपने एक फेलो फ्रेंड को। ठीक है, ये फेलो थे, इनके फेलो स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज। जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो इनके एक फ्रेंड भी थे, बाद में वो पॉलिटिकल पावर में भी थे। ठीक है, नाम था उनका एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी बेसिकली। ठीक है, जगदीप जी कह रहे हैं 1637, जगदीप जी 1638 है करेक्ट आंसर। ठीक है, यही रीजन होता है लाइव क्लास का, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। देखो, किसी भी टेक्स्ट का पब्लिकेशन जो ईयर होता है ना, पब्लिश्ड ईयर, वो गिना जाता है। पब्लिश इन 38 बट रिटन इन 37। हाँ जी, कुदरत जी वही मैं कह रही हूँ कि पब्लिकेशन ईयर पूछा जाता है। ठीक है, नीलम जी कह रही है एडवर्ड किंग। हाँ जी, अब हुआ क्या था, ही वॉज क्रॉसिंग द सी, एडवर्ड किंग। ठीक है, और वो ड्राउंड हो गए थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, एडवर्ड की को जब लिखा तो ही वॉज ड्राउंड इन, नीलम जी का ही आया है, ड्राउंड वाइल क्रॉसिंग। क्या क्रॉस कर रहे थे ये? आयरिश सी। आयरिश का मतलब हो गया समवेयर इन डुबलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वर्क इनका, नेक्स्ट वर्क का भी मुझे ईयर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्क है वो है एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका का ईयर बता दो मुझे अगर पता है तो। अमनदीप कह रहे हैं क्लियर कर देना, ऐसे बहुत डाउट है पब्लिशिंग ईयर्स को लेकर। ठीक है, ठीक है अमनदीप जी, मैं अब लिख दूंगी। ठीक है, अब लिख दूंगी, जितने भी वर्क हम डिस्कस करेंगे ना, अब लिख दूंगी। संदीप जी वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग। ठीक है, 1644। शिल्पा जी, रेनू जी, अमन जी, गुरप्रीत जी का आंसर आया है, नीलम जी का आंसर है 1644। हाँ जी, ये करेक्ट आंसर है 1644, ये आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
अमन जी कह रहे हैं थैंक्स, ठीक है। अब मुझे इसका थीम बताओ। देखो, इससे पहले कि मैं इसके थीम पे मूव ऑन करूं, मैं आपको ये बता दूं, स्काई टच 1644, हरप्रीत जी 1644। हाँ जी, दरअसल ये एक स्पीच थी जो कि मिल्टन ने दी थी, मतलब मिस्टर जॉन मिल्टन आप कह सकते हो, ठीक है। स्पीच किस थीम पे लिखी गई थी? थीम था लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो अनलाइसेंस्ड थे। अनलाइसेंस्ड का मतलब हो गया कि उनके पास पब्लिशिंग पावर नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी, तो इमरजेंसी जैसे इंडिया में लगी थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, पास्ट को पढ़ें, तो कुछ पावर्स छीन ली जाती हैं। जितने भी आपके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं एज अ सिटीजन, उनको स्नैच कर लिया जाता है। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ जी, प्रिंटिंग लिबर्टी के लिए शिल्पा जी कह रही हैं हाँ जी ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ठीक है, रमन जी, रमनप्रीत कह रही हैं लिबर्टी, हाँ जी। तो काफ़ी लोगों ने इकट्ठा होकर, मतलब जो पब्लिकेशन हाउस थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो कुदरत जी कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही रीज़न था, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ द प्रेस क्या था? जो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग थी ना, उन्होंने किया था। इनकी तरफ से ये स्पीच लिखी गई थी। किसको? टू, कौन आता है टू में? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। फ्रॉम अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग ग्रुप टू पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। बिकॉज ही अपोज द यूज ऑफ लाइसेंस, वॉन्टेड लिबर्टी टू पब्लिश। हाँ जी हाँ जी, रमनप्रीत जी सही कह रहे हो, ठीक है। देखो, अगर किसी को पावर को कंट्रोल किया जाता है, स्नैच किया जाता है, यानी कि आप उसको राइट नहीं दे रहे ना, तो पोएट क्यों लिखेगा? तो अनलाइसेंस्ड पब्लिशिंग जो होगा, हाँ जी रमनप्रीत जी, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। गुरप्रीत जी वो मैं दे रही हूँ। देखो, दिक्कत इस बात की है कि हमें फ्लो में चलना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बता दो विच बुक यू आर एक्चुअली फॉलोइंग। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉलो कर रहे हैं बाय एडवर्ड एल्बर्ट तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़े टाइम के बाद। जगदीप सिंह जी कह रहे हैं ऑल्सो आर्ग्यूज फॉर कैथोलिक गवर्नमेंट। हाँ जी हाँ जी, देखो प्यूरिटन अगर थे तो प्यूरिटन के अगेंस्ट ही तो थे पार्लियामेंट्रीज, और मोस्टली पार्लियामेंट्रीज जो ओलिवर क्रॉमवेल भी थे ना, ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक प्यूरिटन थे, लेकिन किसको अपोज कर रहे थे? कैथोलिक रिलीजन को, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है कि कैथोलिक गवर्नमेंट को। बाद में और बात है कि जैसा पहले किसी ने कहा जगदीप जी कि ये पहले प्यूरिटन थे देन एंग्लिकन बन गए, मतलब ही वाज स्विचिंग हिज रिलीजन्स, समझ रहे हो आप? जो रीन में आ गया, जो रूल करने आ गया, ये उसके साथ हो गए, क्योंकि इनको अपना एज अ पोएट पैसे कमाने थे, अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करना था, प्लस लोगों के बीच में क्या करना था, बेसिकली अपनी जगह बनानी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है। अब नेक्स्ट काम करते हैं इसका, आई थिंक वर्क नंबर 4 है, एलिग्रो, ठीक है। इसका एक कंपेनियन भी आया था। अब मुझे इसका ईयर बता दो, बेसिकली क्या है ये? पास्टोरल पोम है, ये लिखी गई थी 1631 में। आई होप कि फॉन्ट साइज आज क्लियर होगा, पता नहीं मुझे ब्लर सा लग रहा है, एक सेकंड रुको। ओनली विकीपीडिया, बट गुरप्रीत जी विकीपीडिया इज नॉट रिलायबल। अंकुश जी कह रहे हैं विलियम जे लॉन्ग। हाँ जी ठीक है, विलियम जे लॉन्ग, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग भी ठीक है। और विकीपीडिया से अगर आप पढ़ रहे हैं, बट प्लीज डू रेफर द अदर सोर्सेज एज वेल। एक चैनल है मेरा जस्ट बिगिन लिटरेचर करके, मैं आपको बता दूं, ठीक है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। इसमें 104 फाइल्स हैं। अर्लियर ये DU इंग्लिश ऑनर्स के लिए था, क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अब मैंने उसका नाम चेंज ये कर दिया है, ठीक है। बाय द वे इस चैनल पे आज से मैं आपको एट 9 PM भी मिलूंगी,
फॉर 10 MCQs। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन वगैरह नहीं डालती। रोहित वर्मा जी हेलो, वेलकम टू द क्लास। अगर आप क्लास आपके काम की है तो प्लीज़ इसको सर्च कर लेना, 9 बजे मुझे मिल जाना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट बिगिन लिटरेचर करके ढूंढ लेना, मिल जाएगा। जगदीप जी कह रहे हैं 1631, हाँ जी। अमनदीप जी 1645 तो नहीं है। यादलेन जी कह रही हैप्पी मैन, हाँ वो उसका मेटाफोरिकल मतलब है, अभी मैं वो भी बता रही हूँ। देखो इसमें जो एल लिया गया है ना, बेसिकली क्या है, इटालियन की रेफरेंस है, यानी कि इटालियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पेट्रियार्क का कुछ पढ़ा था, पेट्रियार्क और ओविड का मिल्टन ने, वहां से उनको इस एल की रेफरेंस मिली। तो होते हैं ना सिंबल्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज भी होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका कंपेनियन भी बनाया। ठीक है, इस वर्ड का मतलब था द हैप्पी मैन, कभी कभार ये भी पूछ लेता है, या द जॉयस मैन। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि ही मैरिड थ्राइस, जो इसकी शादी थी इसने 3 बार की थी, और इसका रिफ्लेक्शन हमें इसकी राइटिंग में मिलता है। ऐसा कहा जाता है व्हेन ही वाज राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट तो ही गॉट मैरिड, और जब पैराडाइज रीगेन लिखी तो उसका डिवोर्स हो चुका था। ठीक है, आयरॉनिकली ये थोड़ी सी अजीब होती हैं। अंकुश कह रहे हैं ऑलरेडी ज्वाइंड, ओके थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी कह रहे हैं, कविता सिंह जी मैं पर्सनली तो केवीएस के कराती हूँ, बट यहाँ जो है ये यूपी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का भी है, प्लस ये मास्टर कैडर का भी बैच है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एवलास जी हाँ जी, पंजाब मास्टर कैडर का है, प्लस ये जो कॉमन टॉपिक है जॉन मिल्टन का, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी है। ठीक है, अब आगे देख लो। अगर द जॉयस मैन थीम में दे दे, टाइटल में दे दे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एज इट इज आंसर यही है कि इस पास्टोरल पोएम में लिखा है कि एक पर्सन जो बहुत खुश है वो किस तरीके की लाइफ जीना चाहता है, ये एल एग्रो में लिखा गया है। अब इसी का कंपेनियन आया था। ठीक है, सेम ईयर है, डीएसएसबी पीजीटी भी हो जाएगा ना? हाँ जी कविता जी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये चीज भी हो जाएगी। इसका कंपेनियन जो आया था, हाँ जी गुरप्रीत जी ने लिख के भेजा है, गुरप्रीत जी ने आंसर। कविता जी केवीएस टीजीटी और पीजीटी का बैच अभी मैंने नहीं बनाया है, वो मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस बार तो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मेरे को स्कूल से जो है स्टडी ब्रेक नहीं मिला था, मतलब वर्किंग हूँ ना तो मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी। ठीक है, हाल फिलहाल मैं छुट्टी पे हूँ तो इसलिए स्टडी ब्रेक पे 1 साल के लिए हूँ, मैंने छुट्टियाँ ले रखी हैं। कविता जी ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो ये एलेगोग्रो को बेसिक, अगर उस बुक में, मतलब बेसिकली उस पोम में, पास्टोरल पोम में सेम ईयर में अगर हैप्पी पर्सन की बात की थी तो इसमें मिलंकोली मैन की बात की है। मिलंकोली का मतलब होता है कि सैड। काफी जगह आपको कुदरत जी उसका ईयर 1631 ही था। ठीक है, इल पेंसिरोसो का भी सेम ही ईयर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये मिल जाए या सैड मैन मिल जाए, ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखना। पेंसिरोसो में सैड पर्सन की बात की है कि वो किस तरीके से अपने आप को ट्रीट करता है। एवलास जी कह रही हैं 1631, हाँ जी, सैड का मतलब मिलंकली, हाँ जी यही मतलब होता है। ठीक है, क्या डिफाइन करता है ये? सिमिलर सिचुएशन, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो सैड है तो उसका थॉट प्रोसेस बड़ा एक्टिव रहता है। अगर आप सैड हो तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं। प्लस इसको एक और नाम से कहा जाता है द मेडिटेटिव मैन हु इज लॉस्ट इन हिज थॉट्स हिमसेल्फ, द मेडिटेटिव मैन। ठीक है, 3 नाम दिए जा सकते हैं, मिलंकली, सैड, बेसिकली सिंपलर फॉर्म है, मतलब तो एक ही है लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। मेडिटेटिव
ठीक है, अगर तीनों नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, आंसर एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क का देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वर्क के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर लिखते रहना, नोट करते रहना। वर्क नंबर 5, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल। अब मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, लड़ लो यानी कि लड़ाई कर लो, करनी नहीं है बट लड़ लो। इसको कॉमन टर्म्स में मतलब कॉमनली नोन एज कॉमोस। ठीक है, ये इसका नाम है। इसमें एक जगदीप जी कह रहे हैं थॉटफुल मैन। हाँ जी, मैंने बताया समवन हु इज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, तो थॉटफुल मैन आप कह सकते हो जगदीप जी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर, हाँ जी गुरप्रीत जी 1634। ठीक है, इसके टाइटल में भी 1634 मेंशन है और यही इसका पब्लिशिंग ईयर भी था। नीलम कह रही है सुना है मैम। एवलास जी वो गलत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ अभी उसके बारे में, जो मास्क की स्पेलिंग आपने लिखी है ना, मैं वो भी बता रही हूँ कि क्या है। ठीक है, बता रही हूँ क्यों ऐसा लिखा है। शिल्पा जी कह रही है इट्स अ मास्क। हाँ जी, देखो ये जो मास्क है दरअसल क्यों ऐसे लिखा गया है, क्योंकि ये वाला जो मास्क है ये एक लिटरेरी टर्म है। ठीक है, ऐसा बहुत सारी बुक में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन ये लिखा हुआ मिलेगा कि इस मास्क को ऐसा लिखा गया है क्योंकि ये खुद एक लिटरेरी फॉर्म है। लिटरेरी फॉर्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा बेसिकली डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस जो कि इसमें यूज किया गया है। जब कॉमोस को लिखा गया था तो पर्पस क्या था कि ये चीज को इंट्रोड्यूस करना। ये ड्रामेटिक एनवायरनमेंट के लिए कहा गया था, बेसिकली ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो कॉमोस को लिखने का मतलब क्या था कि आइडेंटिटी के बारे में बताना। विच राइटर फर्स्ट क्लास, तो ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है इसका पर्पस। बहुत बार पूछ लेता है कि इसको लिखने का पर्पस क्या था, कि लोगों के बीच एंटरटेनमेंट किया जाए। ठीक है, इसीलिए मास्क को, ये वाला मास्क तो थिएटर में यूज करते हैं ना, जैसे मुखौटा भी बोलता है, तो ये जो है ये टाइटल में आपको मिल जाएगा, प्लस ये वर्ड भी मिलेगा। तो बहुत सारी बुक में ये दोनों मिलेंगे, सेम ही वर्क है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेम ही वर्क है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ कॉमोस के नाम से भी जाना जाता है ये वर्क। ये वाला जो है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634 लिखा है मैंने, कॉमनली नोन एज कॉमोस। ओनली कॉमोस का अगर ईयर पूछेगा तो भी 1634 ही है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एवलास कह रही है ओके मैम। दोनों पूछ सकता है, एक तो लंबा चौड़ा नाम दे देगा लडलो कासल 1634, एक दे देगा कॉमोस। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, ये मैं डिस्कस करूंगी, मैंने आपको अपने चैनल पे वो बता दिया ना कि एमसीक्यूज चल रहे हैं 9 बजे, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आज का टॉपिक वैसे पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि आज यहाँ कवर नहीं होगा, कल की क्लास में कवर होगा। इस वाले मास्क का कॉमोस में क्या मतलब है? ठीक है, तो कॉमोस का में जो मतलब है वो ये वाला मास्क है। ये भी मैं क्वेश्चन जब करूंगी ना एमसीक्यू तब डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। रमनदीप कौर राणा कह रहे हैं जॉन मिल्टन पोएट। ठीक है, जॉन मिल्टन कर रहे हैं। लिख दिया मैंने, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है इसलिए। रमनदीप कौर राणा जी वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, कविता सिंह जी, हाँ। नीलम जी कह रही है मिल्टन, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो, वर्क नंबर तो मैं भूल गई कि कौन सा था, लेकिन सैमसन, हाँ जी नीलम जी आई है, होप कि उन्होंने देख लिया होगा आपका कमेंट।
सैमसन अगोनिस्टीज, ये उन्होंने भी कुछ लिखा था। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? इसका पब्लिशिंग ईयर जहाँ तक मुझे याद है 1671 है। ठीक है, इसको एक और चीज कही जाती है, ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज एट 9 वेयर टू ज्वाइन। रमनदीप कौर राणा जी, जस्ट बिगिन लिटरेचर। एवलास कह रही है 7th वर्क। ठीक है जी, अगर ये 7th वर्क है 6th होगा मेरे ख्याल तो। ठीक है, बट आप कह रहे हो तो ठीक है। 1671, हाँ जी। कविता जी, नीलम जी, खुशी जी, गुरप्रीत जी, सही कह रहे हो। सुखवीर जी ने भी कहा है, हाँ ठीक है, 1671 ही है। इसे ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ट्रैजिक क्लोजेट ड्रामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रेफरेंस है वो कहाँ से है? हाँ जी खुशी जी, सही कह रहे हो आप। शिल्पा जी ने भी आंसर दिया है, क्योंकि ये ग्रीक ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इन्फ्लुएंस कहाँ से है? ग्रीक ट्रेजेडी से। अब ग्रीक ट्रेजेडी का आपको पता है कि क्या क्या होता है? देखो, प्रॉपर टाइम होता है, प्लेस होता है और एक्शन है। अगर आपने एरिस्टोटल के 6 कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को पढ़ा हो तो उसमें ये बताया गया है कि किसी भी हीरो का एक अपना टाइम होता है और फिर वो कुछ गलत चीज़ें करता है या कॉन्स्पिरेंसी का पार्ट बनता है, देन उसका हमार्शिया होता है। हमार्शिया का मतलब होता है डाउनफॉल। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी कविता जी, हाँ जी। क्लोजेट मीन एक्शन नहीं होता, ओनली फॉर रीडिंग। हाँ जी, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है, एक्शन नहीं बोला मैंने ये बोला है ग्रीक ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है। आई होप कि कविता जी क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा ग्रीक ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस है और इसके 3 पार्ट्स को करता है, टाइम, प्लेस और एक्शन। ठीक है, पूछ लिया करो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लासिकल ट्रेजेडी। हाँ जी, मिल्टन की क्लासिकल ट्रेजेडी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, मिल्टन की क्लासिक ट्रेजेडी की बात हो रही है। अब इसके हीरो की बात, पहली बात है किस में लिखा गया है। देखो, ये जो प्ले है ना, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, जिनको नहीं पता प्लीज विजिट कर लेना, लिटरेरी टर्म्स करके लेक्चर नंबर 3rd and 4th था, वहां डिस्कस किया है ब्लैंक वर्स प्लस फ्री वर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। वीडियो सबनू ब्लर शो हो रही है जी, मैनू ही। अच्छा, कुदरत जी पूछ रही हैं। 1 सेकेंड रुको, मैं चेक करूं, रुको। मैंने थोड़ा और क्लोज कर दिया है, आई गेस फॉन्ट का कुछ अगर इशू आ रहा होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी कविता जी, अनराइम्ड प्लस इयाम्बिक पेंटामीटर। हाँ ठीक है, गुरप्रीत जी कह रहे हैं नॉट ब्लर्ड। ठीक है, अब देखो, हमें तो ब्लर नहीं हो रही। ठीक है विलास जी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। मुझे भी एक बार को ऐसा लग रहा था कि ब्लर हो रही होगी, बट अगर नहीं हो रही तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है। दरअसल इसकी जो स्टोरी की रेफरेंस है ना, एक तो ये है कि ग्रीक ट्रेजेडी से ली गई है। ठीक है, कि आइडिया जो इस प्ले को लिखने का था कि ट्रेजेडी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हीरो जो है ना, हीरो बिब्लिकल है। बिब्लिकल इन द सेंस कि हमें जो रेफरेंस मिलती है कि बाइबल से लिया गया है। दरअसल इसका जो हीरो है वो क्राइस्ट है। ठीक है, अगर नहीं पता किसी को तो मैं बता रही हूँ। कुदरत कह रही है थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है अभिलाष जी, शिल्पा जी, ठीक है। तो हीरो के बारे में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें जो हीरो है वो बिब्लिकल है। नाम देख लेना, क्राइस्ट है। ठीक है, और क्राइस्ट क्या करेंगे बेसिकली, क्राइस्ट उनको साल्वेशन देंगे, बेसिकली उनको साल्वेशन देंगे जो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, दोज हु विलिंगली एक्सेप्टेड हिम। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे प्ले हैं मिल्टन के जिनमें हमें ये रेफरेंस मिलती है कि उन्होंने बाइबल का भर भर के यूज़ किया है। देखो, अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा हो तो उसमें क्या है कि गॉड जो है वो निकाल देते हैं एडम एंड ईव को। रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। पैराडाइज रीगेन में कैसे वो उस चीज़ को वापस पाते हैं, ये इन 4 बुक्स में लिखा गया है, पैराडाइज रीगेन में। ठीक है, इसलिए दोनों पढ़नी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट दोनों हैं। एक और चीज़ जो मुझे इसके बारे में बतानी है कि आइडिया तो ग्रीक ट्रेजेडी से था, लिखा ब्लैंक वर्स में है, यानी कि अनराइम्ड है। ठीक है, प्ले में क्योंकि डायलॉग्स जैसे होते हैं ना, तो कई बार उनकी रिदम नहीं बनती है। ठीक है, एक और जो लास्ट चीज़ इसके रिगार्डिंग रह गई है वो ये कि इसकी जो टोन है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब ये मिल्टन इस चीज़ को लिख रहे थे तो उससे पहले उन्होंने क्या पढ़ा था, उससे पहले उन्होंने पढ़ा था एरिस्टोटल को और ओविड को। दोनों ही ग्रीक उसमें लिखते हैं, रोम के बारे में लिखते हैं। ठीक है, भर भर के हमें रेफरेंस मिलती है कि ग्रीस से इनका बहुत ही जो रूट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं। वर्क नंबर 7 पे मूव करते हैं। ठीक है, ये 6 हो गया ना। अब देखो, इसके बाद का ये पूछ लेता है कि बेसिकली जो रेफरेंस है वो कहाँ से ली गई है। एरिस्टोटल और ओविड का नाम ध्यान रखना, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं मिलता। होमर मत लगा देना, बिकॉज होमर वॉज ऑल्सो अ ग्रीक। 6 to 10 के सिलेबस में, हाँ जी 12th क्लास में है। अगर 6 to 10th क्लास में होगा तो मैं बता दूंगी एनसीईआरटी से। हाँ जी, ठीक है। गुरविंदर जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। देखो कविता जी, अगर डीएसएसबी के लिए कर रही हो तो फोकस ऑन ग्रामर, क्योंकि उसका ऑनलाइन पेपर होता है। गुरविंदर जी, कहाँ ज्वाइन करना है? जस्ट बिगिन लिटरेचर। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे शायद सोनम आज आई नहीं है, लाइव तो मुझे दिखी नहीं। स्वरणजीत कौर जी कह रही हैं कि मैम प्लीज़ मुझे बता दो कि कहाँ लिंक करना है। देखो ये है, मैं बेसिकली ना स्ट्रीम का लिंक नहीं डालती, तो मुझे आप यहाँ 9 बजे ज्वाइन कर लेना, मैं ऑनलाइन आऊँगी। ठीक है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ इसी नाम से। किसी और को सर्च करना हो तो @yshikha51 ये यूज़र नेम है, @yshikha51 यहाँ पे मिल जाऊँगी। ठीक है, गुरविंदर जी वेलकम टू द क्लास। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है, प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर कैडर। अच्छा, हाँ जी, सोनम जी को याद किया, सोनम आ गई। लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था कि यूजीसी के लिए बैच कर लो। देखो ये बैच तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सितंबर 15 से पेपर है। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। हाँ, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो मुझे आप मेरे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं हाल फिलहाल तो नेक्स्ट जो यूजीसी नेट होगा उसका पेपर 1 करा दूंगी, और साइड बाय साइड में हर दिन आऊँगी 10-10 क्वेश्चंस लेकर। उसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ तो पढ़ोगे, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। मीनवाइल टॉपिक एक हफ्ते के मैंने ऑलरेडी चैनल पे, अपने वाले पे नहीं, मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया है कि इस एक हफ्ते में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं कह दूं शेक्सपियर, आप हो सकता है मिल्टन पढ़ रहे हो, डन पढ़ रहे हो, तो मीनवाइल 10 क्वेश्चन अगर एक दिन में रिविजन हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो वहाँ ज्वाइन कर लेना। अब इसका नेक्स्ट वर्क देखो, ओड ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ओड टू नेटिविटी या ओड ऑन नेटिविटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका पब्लिकेशन ईयर है तो बता दो। रचना कह रही है मैम नेक्स्ट JRF के लिए, हाँ ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, मीनवाइल मुझे जो जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना, बेसिकली क्या था वो मैंने अपने बच्चों के लिए बुलाया था, जो मेरे 10th 11th 12th की जो क्लासेस चलती हैं, BA इंग्लिश और MA इंग्लिश। मेरे को लेकिन 2-3 हफ्ते से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ की क्लासेस में बिजी हूँ। ठीक है, तो अगर कोई DU से इंग्लिश कर रहा था, इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी पहले दूसरा था, DU इंग्लिश ऑनर्स करके, जो मैंने आज ही चेंज किया है। तो जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी, मोस्ट ऑफ देम आर इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो अब क्या होता है, उनके लिए क्लासेस करनी होती हैं। तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन घर से ही चल रही हैं तो क्यों ना उस और चीज़ को इंक्रीज़ किया जाए।
ठीक है, एनवीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से जो आप करवाते हो। हाँ जी कविता जी, एनवीएस का और केवीएस का पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, फर्क इतना है कि एनवीएस ऑनलाइन है और केवीएस अभी तक ऑफलाइन है। पेपर 1 में चेंजेस होते हैं जो होते हैं, अदरवाइज तो नहीं होते। ठीक है, नीलम जी कह रहे हैं 1645, अमन जी कह रहे हैं 1629। देखो अब ध्यान से समझो, 1629 है इसका करेक्ट आंसर। प्लीज अपडेट कर लेना, ये जिसने 1645 कहा है इसका करेक्ट ईयर 1629 है। ठीक है नीलम जी, ठीक है रेनू जी कह रहे 1645 नहीं, करेक्ट ईयर 1629 है, मैं चेक कर चुकी हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा था 1645 है, लेकिन मैं 2-3 सोर्सेस से चेक करा, 1629 इज द करेक्ट आंसर। स्काई टच ने दिया है आंसर, रेनू जी ने दिया है, नीलम जी ने दिया है। हाँ जी करेक्ट है आंसर। अब ये बताओ कि ये पोम है क्या? दरअसल मिल्टन वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो 1645 कह रहे हैं ना, आशुतोष जी नमस्ते, स्वरणजीत कह रहे हैं मैम योर चैनल्स लिंक, रमनदीप कौर जी कह रहे हैं, राना जी कह रहे हैं योर चैनल जस्ट बिगिन लिटरेचर। कोई टाइप करके दे दो इनको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हाँ जी खुशी जी, यादलीन जी, ओड है ये, ओड ऑन नेटिविटी या ओड टू नेटिविटी। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि पढ़ते हैं ना हम लंबा नाम, तो एग्जाम में इतना लंबा नाम ना देके ना आपको नेटिविटी वर्ड दे देगा। ठीक है, और पूछ लेता है नेटिविटी स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोनेट है, बैलेड है। हाँ जी गुरप्रीत जी, क्राइस्ट बर्थ पे है, सही कह रहे हो, क्राइस्ट का इनकारनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थीम की। मिल्टन ने ये 1629 में लिखा था, बहुत सारी जगह आपको 1645 जो मिलेगा वो तब मिलता है। हाँ जी सोनम जी ने आंसर दे दिया है। सुखवीर जी कह रहे हैं ओड डील्स विद क्राइस्ट, नॉट नेसेसरी। सुखवीर जी नॉट नेसेसरी, उसका रीजन मैं बताऊं, पीबी शैली ने लिखा ओड टू द वेस्ट विंड, पूरे कहीं किसी उसमें ओड टू वेस्ट विंड में बताऊं मुझे क्या क्राइस्ट का जिक्र आया है? पीबी शैली भी पढ़ना है हमें तो, है ना। ओड डील्स विद क्राइस्ट, अगर आप यहाँ बात कर रहे हो तो ये करेक्ट है, अगर हर जगह के ओड के बारे में बात कर रहे हो तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, या जो आप कहना चाह रहे हो मैंने वो भी समझ लिया होगा। ठीक है, अब थीम की बात करते हैं। थीम क्या है? क्राइस्ट इनकारनेशन एंड, अमनदीप कह रहे हैं ओके मैम, एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली पावर्स। अगर आप क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बारे में जानते हो कि क्राइस्ट ने मतलब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी ऐसे कहा जाता है। हाँ जी नीलम जी सही कह रहे हो, क्राइस्ट के इनकारनेशन प्लस क्रूसिफिकेशन। तो क्रूसिफिकेशन में क्या हुआ, जब उनकी सारी की सारी जो मैजेस्टिक पावर्स थी, ऐसा कहा जाता है ना कि ही वॉज द सन ऑफ गॉड, तो ऐसा क्या किया ह्यूमंस ने कि क्राइस्ट भी ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाए। रमनप्रीत कौर कह रही हैं ओड जनरली रिटन इन प्रेज ऑफ क्राइस्ट। हाँ जी, बट एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। बाकियों ने जो कहा ना स्पेशली इन द प्रेज ऑफ क्राइस्ट, अगर ऐसा कहना चाह रहे हैं वो, हाँ जी, डिसमे ऑफ पैगन डीटी, पैगन पावर्स भी बोलते हैं इनको, है ना। तो ओड जो लिखा जाता है वो किसी चीज को प्रेज करने के लिए लिखा जाता है। जैसे जॉन कीट्स ने अगर ओड टू अ नाइटेंगल लिखा तो नाइटेंगल की वॉइस को, नाइटेंगल की एनर्जी को प्रेज करने के लिए लिखा था। ठीक है, और अगर शेली ने वेस्ट विंड लिखा था तो उन्होंने वेस्ट की जो पावर है, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक लाइन में ही, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इनकी जो अर्थली पावर्स थी या जो पैगन पावर्स थी, इनको इन्होंने छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज क्रूसीफाइड। पूछ लेता है, ठीक है, पता होना चाहिए कि क्राइस्ट के बेसिकली क्या है, इनकारनेशन से हैं। ओड इज एन एड्रेस, सोनम जी कह रहे हैं ओड इज एन एड्रेस। हाँ जी, ओड का मतलब होता है लिरिक फॉर्म में गाया जाता है। ठीक है,
प्रीत गिल जी कौन सी वाली वीडियो इज नॉट अवेलेबल? प्रीत जी क्लियर कीजिए जल्दी से, फिर हमारा आज की क्लास के लिए ना लास्ट वर्क रह जाएगा। बाकी जो बचे हुए वर्क हैं कल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। प्रीत गिल जी ऐसा कैसे हो गया कि वीडियो आपको शो नहीं हो रही? रिफ्रेश करके चलाओ आप, ठीक है। अब मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्लोकोमा, जिसे कि हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, ठीक है। आंख के बीच में यानी कि जो उसका रेटिना होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, उसमें वाइट स्पॉट आ जाता है, ठीक है। आज तो इस चीज को हम अच्छा कविता जी ठीक है। दरअसल यूजुअली मैं स्माइल करती हूँ, कभी कभार ऐसी बात नहीं है, आप पिछली अगर क्लासेस देखोगे तो। लेकिन बात ये है कि आज मिल्टन थोड़ा लॉन्ग है ना, है ना, लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ईजिली नहीं पता चलती, मतलब किसी किसी पर्सन को पता होती, किसी को नहीं पता होती, ठीक है। तो ग्लोकोमा का इनके टाइम में ऐसा कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं होता था, दैट इज वाई ही लॉस्ट हिज साइट। मतलब मिल्टन ने एट द एज ऑफ 44 अपनी आंखों को गवा दिया था, जो विजन था उनका ही लॉस्ट। तो इन्होंने लिखा था एक सोनेट जिसका कि नाम था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगर किसी को इसका पब्लिकेशन ईयर पता है तो बता दो। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का पब्लिकेशन ईयर बता दो, ये आज के लिए लास्ट काम है। हाँ जी मनवीर जी, खुशी रहना चाहिए, ऐसी क्या बात है ना, खुश रहते हैं तो अच्छा लगता है। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं एट व्हाट टाइम, 7 बजे ही मिलते हैं गुरविंदर जी हम यहाँ पे, ठीक है। अमनदीप कह रहे हैं 1652, नहीं तो स्काई टच कह रहे हैं नहीं पता। ओरिजिनली पब्लिशिंग ईयर पूछ रही हूं मैं, किस टाइम पब्लिश किया गया था। जल्दी से बताओ। अंकुश जी का, रेणु जी का जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर है। प्रीत जी कह रहे हैं 1652, नहीं जी 1673 इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए आज मैं पूछ रही हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो रीज़न है ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, जो डाउट्स होते हैं ना। एवलास जी 1658 नहीं था, प्रीत जी 1642 तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो प्लीज़ ये हाँ, जो लोग कह रहे हैं 1652 में ब्लाइंड हो गए थे वो बात सच है। अगर आप ये कह रहे हो कि 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, हाँ देखो ब्लाइंड 1652 में हो गए थे, 1652 में लिखा था। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो लिखने वाला ईयर होता है वो हम काउंट नहीं करते, ठीक है। जब कोई भी टेक्स्ट पब्लिश होता है, जिस दिन वो लोगों के हाथ में पढ़ने के पर्सपेक्टिव से पहुंच जाता है, हम उस टाइम को काउंट करते हैं। यहीं तो थोड़ा सा मात खा गया इंडिया, यहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। 1652 में ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, जब उनकी एज थी 44, ठीक है, 44 थे एज में। अब 1652 में लिखा 14 लाइन का सोनेट, लेकिन पब्लिश 1673 में हुआ। रेणु जी कह रहे हैं इज इट पेट्रियार्कन सोनेट? हाँ जी। फर्स्ट लाइन बता दी है मनवीर जी ने, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट मीन्स साइट इज स्पेंट इज सेम एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हाँ जी, अब बात करते हैं इसकी आगे की, ठीक है। सही बोला आपने कि ये पेट्रियार्कन सोनेट है। जो पेट्रियार्कन सोनेट होता है सबसे पहले उसी को फॉलो किया गया था। बाकी जो थॉमस व्याट या अर्ल ऑफ सरे लेकर आए थे इंग्लैंड में सोनेट, उन्होंने भी इसी ओरिजिनल चीज को फॉलो किया था। इसमें क्या होता है 8 + 6 लाइंस होती हैं, इसको
ऑक्टेव या ऑक्टेट बोला जाता है, इसको सेस्टेट बोला जाता है। ठीक है, हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, जिन्होंने लिखा है बिकम ब्लाइंड इन 1652 करेक्ट आंसर है। ठीक है, पब्लिश हुआ था 1673 में। बेसिकली इन्होंने क्या काउंट किया है इसमें, ही रिकाउंटेड हिज ओन एक्सपीरियंस, ही रिकाउंटेड हिज ओन एक्सपीरियंस। किस चीज का, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक चीज सेंट्रल है इसमें, किसके आगे पीछे घूमती है, गॉड के। फर्स्ट लाइन में गॉड है ना, देखो मनबीर जी ने लिखा है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। बेसिकली हम किसी अगर डिलेमा में फंस जाते हैं तो हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जो कि हमें होप दे सकता है। सुनीता जी कह रहे हैं 1653, 1652 में ब्लाइंड हुए थे, पब्लिश हुआ था 1673 में। क्लियर कर दूं मैं आपको, इन्होंने एक बात कही है इसमें कि जो भी आपकी लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं, कविता सिंह जी, तो जो आप पीजीटी टीजीटी की 17 में वैकेंसीज आई थी और 18 में उसका पेपर कंडक्ट हुआ था 2 जुलाई 2018 को। हाँ जी, वीडियो पॉज हो गई थी शायद, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया तो। ठीक है खुशी जी, प्रीत जी, अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कविता जी, मुझे डीएसएसबी का पैटर्न पता है क्योंकि मैं खुद इसमें हूँ, लास्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, 2018 2 जुलाई को हुआ था। नीलम जी, वीडियो प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। अब देखो लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट लाइन है बेसिकली, तो ये कह रहे हैं वट एवर जॉयज प्लस सॉरो, जो भी काम आते हैं लाइफ में किसकी, मैन की। ठीक है, वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, ऑलरेडी प्लान्ड बाय गॉड, ये इन्होंने कहा है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। ये लास्ट थी आज की। ठीक है, तो आज हमने जितने भी वर्क कवर करे उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वर्क के नाम वो दे देगा। बट वही कंफ्यूजन है कि पब्लिशिंग ईयर आप कुछ पढ़ोगे और एक्चुअल पब्लिशिंग ईयर मैं यहाँ कुछ और डिस्कस करूंगी। मैं यहाँ लाइव में आई तो आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाकी इसका पार्ट 2 जो है वो भी बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, ठीक है कविता जी, नो प्रॉब्लम, आप आए हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बोल भी चुकी हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ इस लेक्चर को फिर से विजिट कर लेना। प्लस मैं रिकमेंड करूँगी कि प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन जो है ना एज, प्लीज़ उसको जाके पढ़ लो। प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी वीडियो, लाइव क्लास से पहले की वो वीडियो डली हुई है कंटेंट वाइज। गुरप्रीत जी, जस्ट बिगिन लिटरेचर यूट्यूब पे भी है, जस्ट बिगिन लिटरेचर टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, आज 9 बजे वहाँ मिलूंगी 10 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज थीम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मीनवाइल पढ़ते रहो। ठीक है, ठीक है अमन जी, आई होप आप में से बहुत सारे लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे। तब तक थोड़ा खा पी लीजिए। 10 क्वेश्चंस पैराडाइज लॉस्ट पर, क्योंकि वहाँ मैं पर्टिकुलरली एक एक चीज़ ही उठाऊंगी। ठीक है, ठीक है गुरविंदर सिंह जी, थैंक यू सो मच। कुदरत जी, थैंक यू सो मच। वहाँ पे फिर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए 1 घंटे में रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, फिर आ जाओ। ठीक है गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच।